नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि दिन भर में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर यही आई है कि उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी को हाईकोर्ट की तरफ से झटका मिला है। यूके SSS की सीबीआई जांच की जो मांग की गई थी उसे खारिज कर दिया गया। कापड़ी ने पेपर लीक केस की सीबीआई जांच की मांग की थी और हाईकोर्ट की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। कांग्रेस विधायक और उपनेता सदन भुवन कापड़ी की उस याचिका को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया जिसमें भुवन कापड़ी ने यूके SSS पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने निर्णय देते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है। इस मामले में बीती 12 अक्टूबर को भी सुनवाई हुई थी, लेकिन तब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं बता दें कि कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यूके SSS पेपर लीक केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी और उनका कहना था कि एसटीएफ सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। अभी तक जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं छोटे छोटे लोगों की हुई हैं, जबकि साजिश रचने वाले बड़े लोगों की अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई बड़े अधिकारी व नेता शामिल हैं और सरकार उनको बचा रही है। इसलिए इस मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई से कराई जाए। हालांकि उनकी ये मांग खारिज कर दी गई। भुवन कापड़ी ने जो याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी यूके SSS से संबंधित जो जांच को सीबीआई ट्रांसफर के लिए कहा था, जिसमें पिछले डेट में सुनवाई हो चुकी थी और जजमेंट रिजर्व था। आज प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया है तथा जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जांच की जा रही है एसआईटी द्वारा, उस पर संतोष। अगली खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की तरफ से एक विवादास्पद बयान दिया गया है। दुष्यंत गौतम ने कहा है कि कांग्रेसी मंदिर में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। दुष्यंत गौतम के बयान को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अब एक और विवादास्पद बयान दिया है। दुष्यंत गौतम का कहना है कि कांग्रेसी मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर बोलते हुए दुष्यंत गौतम ये बात कह गए और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनकी उस विचारधारा से है जो सनातन धर्म का विरोध करती है, जो मंदिर में भी जाते हैं तो लड़कियों को छेड़ते हैं। दुष्यंत गौतम के इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गुस्सा जाहिर किया है। कांग्रेस की जो विचारधारा है, सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, भगवान राम थे ही नहीं, और उसी परिपाटी का वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहते हैं कि सनातन धर्म आ जाएगा तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, हिंदुत्व बढ़ जाएगा, तो ऐसा ही एक शख्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की जो विचारधारा है। वहीं 21 और 22 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां बद्रीनाथ में माणा गांव में लोगों को संबोधित करेंगे पीएम। 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में ही रात्रि विश्राम भी प्रधानमंत्री करेंगे। इसके बाद में 22 अक्टूबर को सुबह करीब 7:25 पर बद्रीनाथ से देहरादून के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली से पहले बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे और अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को सुबह 7:55 पर केदारनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे और सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक बाबा केदार के दर्शन करेंगे। तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है वो इस वक्त आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 और 22 तारीख को वो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में रहेंगे। सुबह 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक बाबा केदार के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। सुबह 9 बजे केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो एक एक करके आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। उसके बाद में सुबह 9:10 पर शंकराचार्य समाधि के
भी जाएंगे और वहां पर दर्शन करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री। 9:25 पर मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा केदार धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। सुबह 11:25 पर बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है पीएम का, वो एक एक करके आपको बता रहे हैं। सुबह 11:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। 2 दिनों का ये दौरा होगा। 21 और 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इस दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:05 पर साकेत चौक के पास निर्माण कार्यों का निरीक्षण खुद प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12:30 बजे माणा गांव में लोगों को संबोधित भी प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे बद्रीनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और निर्माण कार्यों को भी देखेंगे प्रधानमंत्री। शाम 5 बजे बद्रीनाथ में होने वाले निर्माण और होटल की थीम का प्रेजेंटेशन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। तो ये तमाम जो पूरा कार्यक्रम है वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो 21 तारीख का जो पूरा कार्यक्रम था मिनट टू मिनट वो आपको बताया। इसके बाद में 22 तारीख की बात करते हैं। 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री 7:15 बजे बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां पर बाबा के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। बाबा बद्रीनाथ के सुबह 7:25 पर हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बद्रीनाथ धाम के दौरे से पहले सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बुधवार सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचे और इस दौरान मंदिर समिति के कर्मचारियों ने सीएम का हेलीपैड पर स्वागत किया। साथ ही सीएम मास्टर प्लान के कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे से प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है और दिसंबर 2023 तक सभी काम खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रातःकाल देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून से केदारनाथ जी में जहां दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वहां के जितने भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ जो केबल कार केदारनाथ के लिए चलने वाली है उस केबल कार का भी शिलान्यास करने वाले हैं। तत्पश्चात बद्रीनाथ धाम जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में जाकर वहाँ के जो मास्टर प्लान के तहत काम हो रहे हैं उन सभी कामों को देखेंगे और उनको देखने के बाद वहाँ पर जो हमारा हेमकुंड साहब के लिए जो रोपवे बनने वाला है, रोपवे और कुछ प्रमुख सड़कें हैं उन प्रमुख सड़कों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ माणा गांव में सीमांत क्षेत्र के लोगों को एक जनसभा भी वहाँ पर उनके माध्यम से संबोधित करेंगे। वहीं देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में सरकार संगठन में कोऑर्डिनेशन को लेकर एक मीटिंग हुई और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा भी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बैठक में उत्तराखंड से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ हुई बैठक महज संगठन को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई है। लगातार हम कल से यहाँ पर हैं। अनेक विषयों को लेकर संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है और संगठन को गति दी है, ऐसी बैठकें चली हैं। आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक थी, मंत्रियों के साथ भी बैठना हुआ, संगठन के लोगों के साथ भी बैठना हुआ और उसके माध्यम से सरकार के द्वारा किए जा रहे जितने भी कार्य हैं किस प्रकार से जनमानस तक पहुंचाए जाए और जनमानस की जो वो हमारी उपलब्धि के साथ साथ और क्या क्या इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, सभी का आकलन किया गया है और ये डिसाइड किया गया है कि आने वाले समय के अंदर
जो भी हमारे प्रभारी मंत्री हैं अपने 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 प्रभार क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर संगठन और सरकार का तालमेल बने और जो सरकार के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं उसको किस प्रकार से ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं, इस पर सारी चर्चा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अब नए अध्यक्ष बन चुके हैं। 24 साल बाद पार्टी की बागडोर अब एक ऐसे नेता के पास है जो गांधी परिवार से ताल्लुकात नहीं रखते। वहीं खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर देहरादून में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। देहरादून के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही दावा किया कि राहुल गांधी व खड़गे के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता में कांग्रेस काबिज होगी। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के। उनको हमारी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। एक दलित नेता जिसने 1969 में कांग्रेस को ज्वाइन किया, मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाला ये नेता मल्लिकार्जुन खड़गे 1972 में पहली बार विधायक बने और तब से 9 बार लगातार विधायक और 3 बार सांसद रहे और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करता हूं कि उनके इस यात्रा में कांग्रेस और मजबूत होगी। आदरणीय मल्लिका। वहीं उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार में भारी बारिश के बाद क्षतिग्रस्त हुए सूखरो पुल के मरम्मतीकरण कार्य का विभागीय अधिकारियों के साथ मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 22 अक्टूबर से सूखरो पुल पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। भारी बारिश के चलते बीते 1 सितंबर को कोटद्वार भाभर को जोड़ने वाला सूखरो पुल का 5 नंबर पिलर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मेरी बात हुई है। 22 तारीख को उन्होंने कहा कि लाइट व्हीकल के लिए खुलेगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने उन्हें ये निर्देश दिए हैं कि 22 का मतलब ये नहीं है कि 23 को कुछ दिक्कत हो जाए। किसी भी प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं है। जब हम 1.5 महीने रुक चुके हैं तो 2-4 दिन अगर इधर उधर होता है तो रियली डजंट मैटर। हमें ये देखना है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं और जिस पर इतना समय खर्च हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, वो बिल्कुल सही तरीके से खुले। 24 घंटा इधर 24 घंटा उधर से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बावजूद ई ने कहा है कि 22 तारीख को लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए ये पुल। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा आयोजित पिंडारी ग्लेशियर और बागजी बुग्याल के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर कार्यक्रम को बुधवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बलजूरी ट्रैक से सफल ट्रैकिंग करके वापस लौटे 12 सदस्यीय दल को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सम्मानित करने के साथ ही पिंडारी ग्लेशियर और बागजी बुग्याल के लिए ट्रैकिंग दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सर्दियां आते ही पहाड़ों पर पर्यटकों का आना काफी कम हो जाता है, जिसको देखते हुए पर्यटन विभाग विंटर डेस्टिनेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारे बहुत से हमने कार्य किए हैं, जिसके अंदर की यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है और गंगोत्री की पूजा मुखबा में होती है, केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है, बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो ये जो भी विंटर डेस्टिनेशन है, जहाँ जहाँ शीतकालीन पूजा होती है, उन स्थानों को हम प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, जिससे कि हमारा विंटर डेस्टिनेशन जो है, विंटर टूरिज्म आगे बढ़े, विंटर डेस्टिनेशन हमारे और भी उनका प्रचार प्रसार हो और नीति घाटी के अंदर जो टिमरसन महादेव बनता है उसका भी हम प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। ट्रैकिंग से हमारे पहाड़ों के अंदर रोजगार बढ़ेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के अंदर जो ट्रैकर्स हैं ये इसमें सहभागिता निभाएं और हमारे ट्रैक्स को जो है फिर से। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में शिरकत की। इस कार्यशाला में देहरादून, रुड़की, मुनिकीरेती, चंबा, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी और रामनगर जैसे 9 निकायों से आए प्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी स्वच्छता के क्षेत्र में अलग अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया। 9 निकायों में से 4 निकायों में देहरादून, रुड़की, मुनिकीरेती, चंबा जैसे निकायों को ODF प्लस, जबकि बचे हुए 5 निकायों को ऋषिकेश, रुद्रपुर, हल्द्वानी और रामनगर को स्टेपल्स मैनेजमेंट के लिए सम्मानित किया गया। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का
ड्रीम प्रोजेक्ट है सफाई को लेके, और लगातार हमारा उत्तराखंड, हमारा राज्य उसमें उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा भी हमारे उत्तराखंड राज्य को 6 पहली बार पुरस्कार हमें मिले। और आज भी हमने जो इस कार्यशाला में हम लोग यहाँ बैठे हैं, जिसमें NIUA के माध्यम से शहरी विकास विभाग, जो हमारा विभाग है, उनके साथ एक कोलैबोरेशन हुआ है, उसमें MOU साइन हुआ है, किस प्रकार से हम आगे और इसमें अच्छा काम कर सकते हैं। और उसमें तमाम हमारे आज विशेषज्ञ लोग इसमें उपस्थित हैं, और निश्चित रूप से इस कार्यशाला से कुछ न कुछ मंथन निकलेगा जो आने वाले टाइम पे हमारे इस राज्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में 15 अक्टूबर को दिनदहाड़े कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई के घर डकैती मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 बदमाशों को नकदी और हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए प्रयास जारी है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 लाख से ज्यादा की नकदी, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त 2 कार और मोटरसाइकिल बरामद की है। देहरादून पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस पूरी डकैती का ताना बाना मंत्री के भाई शीशपाल अग्रवाल के परिचित ठेकेदार महबूब ने रचा था। महबूब ने घर के सभी राज जानने के बाद डकैती वारदात को अंजाम देने के लिए मुजफ्फरनगर के रहने वाले तौकीर ज्ञान से हाथ भी मिलाया, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी महबूब सहित मुनव्वर, शमीम और वसीम कुरैशी को यूपी के मुजफ्फरनगर और शामली से अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अभी इस डकैती कांड में तौकीर गैंग के कुख्यात बदमाश रियाज मुल्ला, नावेद इकबाल, मेहरबान बावला, वसीम और तौकीर फरार चल रहा है। इनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। देहरादून SSP दिलीप सिंह कुंवर के मुताबिक इस डकैती को अंजाम देने वाले तौकीर गैंग के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हत्या, डकैती, लूट जैसे कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। डकैती की घटना घटी थी डोईवाला में। इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, महबूब, मुनव्वर, शमीम और तहसीन। इसमें जो घटना में प्रयुक्त हमारे जो 4 गाड़ियाँ थी, 4 गाड़ियों में से 5 गाड़ियों में से 4 हमने बरामद कर ली हैं। एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक स्विफ्ट कार और एक इको स्पोर्ट्स। इसमें घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 12 बोर और जो 2 जिंदा कारतूस वो बरामद कर लिया है। घटना से अभियुक्तों से अभी तक 5,19,600 रुपये की बरामदगी हुई है। महबूब इसमें मेन षड्यंत्र करता था, महबूब और मुनव्वर, और इसके जो इसमें गैंग इन्वॉल्व किया गया था वो तौकीर गैंग था। इसमें रियाज मुल्ला, नावेद इकबाल, मेहरबान बावला, वसीम और तौकीर ये एब्सकॉन्ड चल रहे हैं, ये फरार हैं। इनके घरों में हमने दबिश दी है, यूपी पुलिस के साथ हमने दबिशें दी हैं, घरों में अभी भी तलाश कर रहे हैं। बहुत जल्दी इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। डकैती की घटना घटी थी डोईवाला में। उधम सिंह नगर जिले के पुलिस क्राइम के ग्राफ को नीचे करने के बजाय बीजेपी नेताओं की वंदना करने में लगी हुई है। जिस जिले में 24 घंटे के भीतर ज्येष्ठ ब्लॉक की पत्नी और खनन कारोबारी की हत्या हो गई, वहां की पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश शुक्ला का जन्मदिन मनाने में व्यस्त है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड पुलिस के जवान वर्दी में बीजेपी नेता राजेश शुक्ला के पैर तक छू रहे हैं। ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही, बल्कि इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद DIG ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को पिथौरागढ़ ट्रांसफर कर जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पौड़ी जिले में सेब की फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आने वाले दिनों में पौड़ी जनपद में सेब की फार्मिंग काश्तकारों की आर्थिकी को मजबूत करेगी। साथ ही काश्तकारों को एप्पल फार्मिंग की आधुनिक जानकारी दी जाएगी। इंडो डच हार्टिकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन और कोका कोला की ओर से जिले में काश्तकारों को एप्पल फार्मिंग के नए और आधुनिक मॉडल से बागवानी विकसित करने की कवायद शुरू हो चुकी है। पौड़ी के विकास भवन सभागार में चिकित्सा, शिक्षा, सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने काश्तकारों और इंडो डच हार्टिकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन और कोका कोला के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि आने वाले दिनों में जिले में सेब की खेती लहलहाते हुए नजर आएगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ काश्तकारों की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सकेगा बल्कि जिले को एप्पल हब के रूप में भी विकसित किया जा सकेगा। धन सिंह रावत ने जिले में बागवानी क्षेत्र के विकसित करने में विभागों, निजी संस्थानों और स्थानीय मशीनरी को समन्वय बनाकर कार्य योजना तैयार करने को कहा है। हमारा खिरसू ब्लॉक है, पाबो ब्लॉक है और थैलीसैंड ब्लॉक है। यहाँ जो क्लाइमेट है तो वो सेब की खेती के लिए बहुत अच्छा है और मैं आज चड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एप्पल मिशन को भी, कि मेरे बुलाए पे आज यहाँ आए थे और हम इस साल कोको कोला के CSR से और चड्डा जी की कंपनी की तरफ से 100 बगीचे लगाने का हमने टारगेट दिया है। कोई भी किसान उसमें अप्लाई कर सकता है और कोऑपरेटिव विभाग उसको 0% पे जो है 1.5 या 2 लाख रुपए जो भी लेना चाहेगा उसको ऋण भी देगा। और आज जिलाधिकारी, CDOs और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सब लोग हम यहाँ पे हैं। मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी ज़िले में एक हम नई शुरुआत कर रहे हैं। अब सरकार की तरफ से हम पूरा सहयोग है, जो काश्तकार लगाना चाहेंगे उनको भी करें। जो सेब की खेती है ये अब लो हाइट में भी होती है। हालांकि यहाँ ऐसा लो हाइट नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र हैं जो लो हाइट है। कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 1000 मीटर, तो 1000 मीटर वाले किसान के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है कि वो अपने ज़मीन में भी सेब लगा सकता है। 1000 से 2500 तक गाला जो वैरायटी है वो बड़ी कामयाब है और गाला का दाम भी कम ज़्यादा मिलता है और पहले बाज़ार में आ जाता है, तो इसलिए अधिकतम दाम मिलता है। ये जो युवाओं का रोजगार पलायन होता है केवल पैसे के लिए ही तो होता है। बाहर नौकरी करते हैं तो पैसा मिलता है, लेकिन हम ये कहते हैं बहुत स्पष्ट तरीके से कि 5 नाली का किसान यदि खेती करता है तो उसको 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है साल में। जो हमारा खिरसू ब्लॉक है, पाबो ब्लॉक है। त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बाजारों में त्योहारी सीजन को देखते हुए अतिक्रमण न होने पाए, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र की मॉनिटरिंग करने का काम करें। साथ ही उन्होंने बताया कि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई जिसमें दुकानें चिन्हित स्थान पर लगाने के दिशा निर्देश दिए गए। अभी हम लोगों ने सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है दिवाली के पर्व पे, जैसे हम लोग हमेशा लगाते आए हैं। प्लस हमने व्यापार मंडल के साथ भी बैठक कर ली थी। जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया हैं और कहाँ लगानी है दुकानें, उस पर एक विस्तृत बैठक हम लोगों ने कर ली है और हम पूरी तैयारी। रुद्रपुर में 8 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया और शिवनगर वार्ड नंबर 7 ट्रांजिट कैंप में अजगर बच्चों को दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में अजगर को पकड़ने की कोशिश की तो हाथ से निकल गया। काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने वन विभाग को सौंप दिया। डेढ़ 2 घंटे पहले बच्चे घूम रहे थे तो बच्चों ने देखा, तो बच्चों ने देखने के बाद फिर कह रहे पापा सांप है वहाँ। फिर मैं निकल के बाहर आया तो देखा सांप नहीं, वो तो अजगर निकला हुआ। लगभग 7.5 से 8 फीट की लंबाई है उसकी, वजन लगभग 10 से 12 किलो वजन है उसका। तो हमने सोचा कि बच्चों को नुकसान ना हो जाए, इसलिए थोड़ा हिम्मत करके हमने उसको पकड़ के कट्टे में बंद करके रखा है। और रखने के बाद फिर हमने फ़ोन किया, सूचना दी इसकी। सूचना देने के बाद अभी तक कोई फ़ोन आया नहीं। कई बार फ़ोन कर लिया मगर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। किस समय करा था अपना फोन? हमने बहुत देर कर लिया, आधे 1 घंटे से कर ही रहे हैं जब से ये पकड़े हम। क्या कर रहे हैं काम थाने वाले? आ रहे हैं अभी तक। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।